Hey guys, I'm Rahul Chaudhary. Welcome back to the another video of Accountancy class 11th. Today we will discuss about some basic accounting terms. So let's start. The first one is business transactions. ट्रांजेक्शंस का नॉर्मली मतलब लेन देन होता है और लेन देन यानी ट्रांजेक्शन कम से कम उसके लिए दो पार्टी तो चाहिए, एटलीस्ट दो पार्टी तो इन्वॉल्व होती है तभी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली ट्रांजेक्शन में हमें कम से कम दो पार्टी चाहिए, वो तो ट्रांजेक्शन्स का मीनिंग हो गया। लेकिन बिजनेस का मतलब क्या है? तो ऐसी ट्रांजेक्शन में दो पार्टी इन्वॉल्व हो और वो ट्रांजेक्शन मनी के टर्म्स में हो, इन ऑफ नेचर ऑफ फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो बिटवीन द टू पार्टीज, इसी को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो बेसिकली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज़। और जो ट्रांजेक्शन होती है या तो वो मनी के टर्म्स में हो या मनी वर्थ हो, मतलब या तो हम किसी ऐसी कम्युनिटी के टेक्स्ट में या टर्म्स में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं जिसका या तो मनी के टर्म्स में होगा या तो उसकी मनी वर्थ होगी, मतलब कुछ मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में हम उसकी ट्रांजेक्शन्स को करेंगे। तो दैट ट्रांजेक्शन आर नॉन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट बेसिकली इसको लेखा जोखा कह देते हैं कि बेसिकली जिस भी चीज़ों में आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे एक समराइज वे में, जिस बुक में आप वो सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे उसी को हम अकाउंट कहते हैं। टू आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर हेड। पर्टिकुलर हेड का मतलब क्या है? जैसे कि अगर राम अकाउंट है तो राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उसकी ही अकाउंट में सारी डाली जाएंगी कि राम जितने भी परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन है राम से रिलेटेड, वो सारी की सारी राम अकाउंट में जाएंगी। एक पर्टिकुलर हेड होगा और कोई यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। राम का अकाउंट में केवल राम के रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएंगी। श्याम का या कोई अल्टरनेटिव कोई होगा कस्टमर तो उसके ट्रांजेक्शन को इसमें नहीं डालेंगे। जैसे सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट में हम कितने कितने एम्प्लॉय को कितनी कितनी सैलरी दें, तो सैलरी से रिलेटेड ही सारी चीज़ें आएंगी। कोई रेंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस यहाँ पे नहीं आएगा। तो उसे कहते हैं अकाउंट। बेसिकली ट्रांजेक्शन का एक रिकॉर्ड, समराइज रिकॉर्ड रखना, जिस बुक में आप समराइज रिकॉर्ड रखते हैं दैट बुक आर नोन एज अ अकाउंट। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल को पूंजी कहते हैं हिंदी में, ऑनर इक्विटी भी कह देते हैं, इसका अल्टरनेटिव नेम है, और नेट वर्थ भी कह देते हैं। तो बेसिकली एक ऐसा अमाउंट जो एक बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस में लगाता है ना, मतलब एक ऐसा अमाउंट जो एक बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस में लगाता है, चाहे वो पैसे लगाए, चाहे वो कैश लगाए, चाहे वो और भी असेट्स भी लगा सकता है। तो वो अगर इंट्रोड्यूस बिजनेस में कर रहा है तो वो सारा ऐसा कैपिटल ही काउंट होता है स्टार्टिंग में, इनिशियली। तो बेसिकली एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू हिज बिजनेस, इनटू हिज ऑन बिजनेस, मतलब अपने खुद के बिजनेस जो उसने पैसे लगाए हैं या कोई सामान लगाए या कोई एसेट्स लगाई है, तो वो ही अमाउंट हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग बेसिकली क्या होता है? बेसिकली आपने अपने बिजनेस में से कुछ पैसे निकाल लिए या कुछ कोई गुड्स निकाल लिया फॉर प्राइवेट कंजम्पशन के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। कहते हैं अमाउंट और गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, विड्रॉन मतलब निकालना, फ्रॉम बिजनेस से फॉर पर्सनल या प्राइवेट यूज़ के लिए, दैट थिंग आर नॉन एज ड्राइंग, या दैट अमाउंट एंड दैट गुड्स आर नॉन एज ड्राइंग। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जनरली जिम्मेदारी कहते हैं, या इसको इन समझने के तौर पे हम कर्ज भी कह सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अमाउंट नॉर्मली मतलब क्या होता है? अमाउंट बोरो, या बोरो को ऑड भी कहते हैं। ऑड का मतलब भी उधार लेना ही होता है बाय द बिजनेस, मतलब जो अमाउंट बिजनेस के द्वारा उधार लिया जाता है। अगर आपका बिजनेस किसी से उधार लेता है तो फिर बिजनेस की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसको ड्यू टाइम पे पेड कर दे। तो बेसिकली एक जिम्मेदारी बन रही है, इसका मतलब एक लाइबिलिटी बन रही है कि वो उसको ड्यू टाइम पे पेड कर दे। तो दैट थिंग आर नोन एज लाइबिलिटी। अब वो दो होती है, इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो लाइबिलिटी बिजनेस का ऑनर के टुवर्ड्स है, ऐसी लाइबिलिटी जो बिजनेस का ऑनर्स के टुवर्ड है, वो हम इंटरनल लाइबिलिटी में काउंट करते हैं। जैसे कैपिटल, अगर एक ऑनर ने अगर बिजनेस में कैपिटल लगाई है तो हम, क्योंकि देखो हम ये मान करके चलते हैं कि बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी लेकर के चलते हैं कि बिजनेस और ऑनर अलग है। मतलब अगर कभी किसी ऑनर का लॉस होता है, जैसे उसका फ़ोन चोरी हो गया, तो इसका मतलब वो उसका खुद का पर्सनल लॉस है, वो बिजनेस का लॉस नहीं बता सकता। ठीक है। तो दोनों को हम सेपरेट मान के चलते हैं। तो अगर उसने पैसे बिजनेस में लगाए हैं तो वो यही तो चाहता है कि इन रिटर्न में उसको कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। तो फिर और बिजनेस की भी ये लाइबिलिटी बनती है कि अगर ऑनर ने उसके बिजनेस पैसे लगाए हैं, मतलब ऑनर बिजनेस पैसे लगाए, तो बिजनेस का ये लाइबिलिटी बनता है कि वो ऑनर को ड्यू टाइम पर उनके रिटर्न के साथ उसके पैसे को रिटर्न कर दे, मतलब फिर बिजनेस की एक लाइबिलिटी बन गई। तो जो लाइबिलिटी ऑनर्स के टुवर्ड्स होती है दैट लाइबिलिटी आर नॉन एज इंटरनल लाइबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए आप कैपिटल बोल सकते हैं, यानी जो भी पार्टनर, जो भी ऑनर लगाता है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होता है? जब वो पैसा बिजनेस में कोई और बाहर से लेकर के लगाते हैं, जैसे बैंक से लोन ले लिया या किसी साहूकार से कुछ ले लिया हमने पैसे, तो जो आउटसाइडर को जो हमें पैसे पे करने होते हैं, बिजनेस को आउटसाइडर से पैसे पे करने होते हैं, उसको फिर हम एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि हम अकाउंटेंसी जब हम पढ़ रहे हैं तो अकाउंटेंसी हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते। ठीक है। नेक्स्ट है फिर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज, दो तरीके से हमने क्लासिफाइड
कर रखा है या कर सकते हैं, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब जनरली आपको आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, आपको पैसा जिससे लिया है आपने वो आपको ड्यू टाइम पे पेड करना है। तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? ऐसा पैसा जो आप पे तो करेंगे लेकिन आपको पे करने के लिए एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर है, कि आप 1 साल के बाद तक पे कर सकते हैं। और आप जो ऐसा पैसा जो आप किसी आउटसाइडर या किसी को भी जिससे आपने लिया है उसको आप 1 साल के बाद तक पे करते हैं तो उसी को हम नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लॉन्ग टर्म लोन हो गया, हम बैंक से लोन लेते हैं लंबे समय के लिए 3-4 साल के लिए, तो वो 1 साल के बाद ही पेमेंट हो रही है तो नॉन करंट में काउंट होगा। ये डिबेंचर्स वगैरह हो गए, डिबेंचर हम बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन एज अ एग्जाम्पल आप मान सकते हैं। करंट लायबिलिटी बेसिकली क्या होता है? जो पेबल विद इन अ ईयर, जो आपको विद इन अ अकाउंटिंग ईयर पे करना होता है। अकाउंटिंग मतलब जो अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को खत्म होता है, तो विद इन अ ईयर जो आपको पेड करना होता है, दैट नॉन लायबिलिटी आर नॉन एज करंट लायबिलिटी। लाइक क्रेडिटर हो गए, क्रेडिटर मतलब बेसिकली आगे हम डिस्कस करेंगे लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि जब हम किसी से उधार परचेज करते हैं तो जब तक हम उसको पैसे नहीं देते तो बेसिकली तब तक के लिए वो हमारा क्रेडिटर बना हुआ होता है। बीपी जिसको बिल्स पेबल कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, छोटे समय के लिए 4-5-6 महीने के लिए हमने लोन ले लिया तो वो करंट लायबिलिटी का पार्ट है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स यानी संपत्ति जिसको कह देते हैं। तो बेसिकली असेट्स क्या होती है? तो असेट्स मतलब हर वो चीज़ जिसमें आपने अपने पैसे लगाए हैं, जिसमें आपका पैसा इन्वॉल्व है और जिसके पास आपका राइट है, मतलब आपके पास वो राइट है कि आप उसके साथ उसको एसेट्स को एक्सेस कर सकते हैं और आपने उस पर पैसे लगाए, मतलब हर वो चीज़ जिस पे आपने पैसे लगाए ना वो असेट्स है आपके लिए, ठीक है। तो एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स योर मनी, ठीक है, यू हैव राइट टू एक्सेस, आपके पास राइट है, आपके पास अधिकार है, आपको किसी भी तरीके से उसको कब मन करे आप उसको बेच सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और एनीथिंग विच विल अनेबल द फर्म टू गेट कैश, और कुछ भी ऐसी चीज़ जो फर्म को इन रिटर्न कैश दे दे अगर हम उसको एक्सचेंज वगैरह करते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें असेट्स में काउंट होती है, संपत्ति होती है हमारे लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए लैंड हो गया, ज़मीन, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, कैश हो गया, बैंक हो गया और फर्नीचर हो गया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए असेट्स में काउंट होंगी, ठीक है। तो असेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, हम उसको भी 2 वेज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला करंट असेट्स एंड दूसरा नॉन करंट असेट्स। तो करंट असेट्स बेसिकली क्या होते हैं? तो कन्वर्ट इनटू कैश विद इन अकाउंटिंग ईयर, मतलब अब मेरे को पता है अगर वो असेट्स है तो मैं उसको कैश में तो कन्वर्ट कर ही सकता हूँ, वो बेसिकली कैश में कन्वर्ट, अगर असेट्स है तो उसको बेच के मैं कैश ले सकता हूँ। तो जब कोई असेट्स आप 1 साल के अंदर ही अंदर बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको करंट असेट्स के अंदर काउंट किया जाता है। जैसे कैश हो गया, कैश ऑलरेडी बहुत लिक्विड है तो उसको करंट असेट्स ही माना जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, अगर आप किसी चीज़ की प्रीपेमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट भी आप उसी ईयर एग्जॉस्ट कर लेते हैं, तो इसलिए वो करंट असेट्स में काउंट होता है। नॉन करंट असेट्स क्या होता है? कन्वर्ट इनटू कैश आफ्टर 12 मंथ, आप उसको कैश में कन्वर्ट तो कर रहे हैं लेकिन आप 12 मंथ्स के बाद, 1 साल के बाद, मतलब बेसिकली आपने वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं लिया, वो आप 3-4 साल बाद तक आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे असेट्स नॉन करंट असेट्स के अंदर आती है। या लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लेते हैं हम ऐसे असेट्स जो लेते हैं, जैसे लैंड ले लिया, बिल्डिंग ले ली हमने, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ले रहे हैं, आज या कल बेचने के पर्पस से नहीं ले रहे हैं, है ना, हम कोई प्रॉपर्टी डीलर की बात कर नहीं रहे हैं। और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, और हम रीसेल के पर्पस से लेते ही नहीं है, ठीक है। जैसे लैंड वगैरह लेते हैं तो आज लेते थोड़ी, तो आज लेते हैं तो कल थोड़ी ना बेचते हैं, 3-4 साल बाद जब भी उसके प्राइस हाइक होते हैं तब हम बेचने की कोशिश करते हैं, तो वो नॉन करंट असेट्स में आती है। मशीनरी होगी, ये सारी भी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन करंट असेट्स को हमने फर्दर क्लासिफाइड करा है 2 चीज़ों में, एक टेंजिबल असेट्स और एक इंटेंजिबल असेट्स। तो टेंजिबल असेट बेसिकली क्या होती है? विच वी कैन सी एंड टच, ऐसी कोई भी असेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट असेट्स आर नॉन एज टेंजिबल असेट्स, है ना। तो जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, है ना, हम इजीली देख सकते हैं, फिर छू सकते हैं, तो वो टेंजिबल असेट्स में काउंट होता है। लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारी चीज़ें टेंजिबल असेट्स हैं। इनटेंजिबल असेट्स क्या होता है? इनटेंजिबल असेट्स विच वी कैन सी एंड टच, जिसको हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं, उसे इंटेंजिबल असेट्स के अंदर काउंट किया जाता है। जैसे गुडविल, गुडविल मतलब किसी का नाम, किसी का अच्छा रेपुटेशन, गुड नेम, उसको हम फील करते हैं तो देख नहीं सकते और वो छू नहीं सकते, तो बेसिकली गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स का एग्जांपल है। ऐसे ही पेटेंट है, तो ये आपके इंटेंजिबल असेट्स के एग्जांपल हैं। फिर है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है? नॉर्मली इसको खर्चे से डिनोट करते हैं, हिंदी में खर्चा बोल देते हैं। तो एक्सपेंडिचर होता क्या है? अमाउंट स्पेंड फॉर एक्वायरिंग असेट्स और लायबिलिटी पेड, कोई भी ऐसा अमाउंट जो हम स्पेंड करते हैं किसी असेट्स को एक्वायर करने के लिए। एक्वायर मतलब नॉर्मली परचेज करने के लिए, जो हमें असेट्स परचेज करने के लिए पैसे तो लगते हैं ना, तो खर्चा तो होता ही, तो वो खर्चा है। या किसी लायबिलिटी को आपने पेड कर दिया, मतलब आपके ऊपर कोई कर्जा था, किसी को पैसे देने थे, आपने वो पेड कर दिया, तो वो भी तो खर्चा ही है। तो दैट थिंग आर नोन एज एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड फॉर एक्वायरिंग असेट्स और लायबिलिटी पेड के लिए जो भी खर्चा आता है, दैट थिंग आर नोन एज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 वेज, हम इसको 3 तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जनरली डिफरेंस पूछ लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर पर चलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है? ये वो एक ऐसे खर्चे जो बड़े होते हैं, मतलब लार्ज अमाउंट में खर्चे करते हैं,
या इसके एक पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला, फॉर एक्वायरिंग और इंप्रूविंग असेट्स, मतलब वो सारे खर्चे जो किसी असेट्स को एक्वायर करने पे या इंप्रूव करने में जो आते हैं, जैसे कि हमने कोई लैंड परचेज कर ली तो वो जो एक्वायर असेट्स कर रहे हैं तो वो जो खर्चा है वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या इंप्रूविंग असेट्स, जैसे कोई ऑलरेडी मेरे पास एक हाउस था, मैंने उसको रिनोवेट कराया तो भी अच्छा खासा खर्चा आता है, तो भी वो खर्चे भी किस में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, है ना। जैसे आपने मशीनरी थी, मशीनरी को ठीक कराइए, एक अच्छा खासा खर्चा आ गया, छोटा मोटा होगा तो फिर वो रेवेन्यू में चल जाएगा। लेकिन एक मशीनरी अगर पूरी तरीके से ओवरहॉलिंग कर रहे हैं उसकी, हम पूरी तरीके से रिपेयरिंग करा रहे हैं उसकी, तो अगर ज़्यादा खर्चा आता है लार्ज अमाउंट में तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। तो किसी भी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या एसेट्स को इंप्रूव कराने के लिए जो भी बड़े बड़े खर्चे आते हैं लार्ज अमाउंट में, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है कि जो भी खर्चे होंगे लार्ज अमाउंट में होंगे, इरेगुलर इन नेचर होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हर रेगुलरली वो खर्चे आपके पास आ रहे हैं। अगर आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो वो आप साल में एक दो बार खरीद रहे हैं, या रिनोवेट करा रहे हैं तो आप एक साल में एक दो बार करा रहे हैं, या अगर आप मशीन को रिपेयर कर रहे हैं तो वो साल में एक दो बार हो रहा है, तो वो इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है नेचर में। और ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज भी करता है। ये सारे वो खर्चे हैं जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। अगर आप मशीनरी ले रहे हैं या आप बिल्डिंग ले रहे हैं या आप लैंड ले रहे हैं तो आप इसमें रह करके अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, तो ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, आपके कमाने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये सारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं। और गिव बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, और इसका जो बेनिफिट है, आप जो एक्सपेंडिचर करते हैं इसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर अकाउंटिंग ईयर मिलता है। अगर आपने बिल्डिंग खरीद ली है तो वो आज खरीदे तो कल तो बह नहीं जाएगी, तो उसका एक्सपेंडिचर, उसका बेनिफिट आप लेंगे। मशीनरी अगर ठीक कराइए या घर रिनोवेट कराए तो उसका बेनिफिट आप एक साथ से ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ रिलेवेंट पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर से। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक इसका ही अपोजिट चलता है। छोटे मोटे डे टू डे लाइफ के डेली एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, डे टू डे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए, ये छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट हो गया, ठीक है, ये सारी। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, परचेज ऑफ फर्नीचर या कंप्यूटर, ठीक है। ये तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली अब क्या है, डे टू डे एक्सपेंसेस और डेली एक्सपेंसेस जो डेली बेसिस पर होते हैं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट होता है, ठीक है, और रेगुलर इन नेचर होता है। डेली मतलब रेगुलर है, हर हफ्ते, हर वीक, हर दिन, ऐसे ऐसे खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। बेनिफिट एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर, उसके बेनिफिट को हम करंट ईयर में एग्जॉस्ट कर लेते हैं। जो भी हमने, जैसे किसी को इलेक्ट्रिसिटी पेड करी तो इलेक्ट्रिसिटी हमने इसको कंज्यूम भी तो कर लिया विद इन अ मंथ, या हमने सैलरी पेड करी तो उससे हमने काम भी करा लिया, तो हम उसका बेनिफिट विद इन अ ईयर एग्जॉस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली जनरली क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है नेचर में, बट इज राइट ऑफ इज मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन इसका जो खर्चा राइट ऑफ करते हैं हम, जो उसको खर्चा को जो निकाल पाते हैं वो 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा टाइम लगता है उसको राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, है ना, बेसिकली। और ये भी मान लेते हैं कि जो डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड का मतलब ये क्या होता है, जो फ्यूचर है, फ्यूचर में जो एक्सपेंडिचर हमें बेनिफिट देगा, है ना। तो जनरली मतलब क्या होता है, दैट विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, और आपको बेनिफिट भी एक साल से ज़्यादा ही देता है। जैसे एग्जांपल के लिए लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। अब लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर में होता क्या है, अब अगर आप अपने ब्रांड का एडवर्टाइजिंग करते हैं तो ऑन द स्पॉट आपने अच्छा खासा खर्चा कर दिया, आपने किसी एक्टर से वो बना दिया, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, खर्चा कर दिया ऑन द स्पॉट, सारी होर्डिंग लगा दी, न्यूज़ वगैरह में कर दिया, आप बहुत खर्चा कर दिया आपने एडवर्टाइजिंग में, मतलब आपने खर्चा तो सारा ऑन द स्पॉट कर दिया, लेकिन उसका बेनिफिट आने में कम से कम 1 साल के बाद से आना स्टार्ट होगा, वो एकदम से तो नहीं आएगा। अगर आप एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं तो लोगों को टाइम लगेगा आपकी कंपनी को जानने में, क्योंकि अभी अननोन है, आप मार्केट में नहीं आए, तो आप एडवर्टाइजिंग पर खर्चा कर रहे हैं तो लोगों को जानने में टाइम लगेगा। तो जैसे लोग जान जाएंगे तो फिर आपको उसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी एक्सपेंडिचर को, जिसको आप खर्चा तो सारा का सारा खर्चा तो आपने ऑन द स्पॉट कर दिया, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो आप एटलीस्ट 1 साल के बाद से लेना स्टार्ट कर रहे हैं, तो दैट एक्सपेंडिचर आर नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब, उसका जो डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर का मतलब आप उसका जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में एग्जॉस्ट करेंगे, 1 साल के बाद से स्टार्ट करेंगे, तो उसी एक्सपेंडिचर को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। सो थैंक यू। बाकी इसकी जो भी सीरीज़ है इस चैप्टर की हम आगे भी और कंटिन्यू करेंगे, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।